आप में से क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर सेशंस वगैरह जो हैं, वो जो हमारा एक जनरल सी एस एस 2027 का सेशन चल रहा है, आप सब उसके मेंबर्स हैं और आप सब वो क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, माय नेम इज सुलेमान अजीम एंड आज हमारी एबिलिटी की पहली क्लास है। दिस इज ओरिएंटेशन क्लास। इसमें हम आज की क्लास में सबसे पहले तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। आफ्टर इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि किस तरीके से एबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। एबिलिटी के इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एबिलिटी को किया जा सकता है। हमारे पास एबिलिटी के आज क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिनसे हम एबिलिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं ओवरऑल साइंस में, जैसा कि आप सबको आइडिया है। क्योंकि आपके अगर एबिलिटी में अच्छे नंबर आते हैं तो आपके एवरीबडी जर्नल साइंस में ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर आएंगे। और आपके अगर जनरल साइंस में अच्छे नंबर आएंगे तो इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल सीएसएस में आपकी एलोकेशन एनहेंस होगी। सो इस सिनेरियो में एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ एवरीबडी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ को जी एबिलिटी कहा जाता है सबसे पहले तो, ठीक है। और एवरीबडी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 40 में से 40 नंबर बच्चों के आते हैं। अरिका, मेरी बात आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं एवरीबडी, ठीक है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वन पेपर एज वेल। बिल्कुल जी असदुल्ला, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा, ये एबिलिटी जो है आपके वन पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन पेपर के साथ साथ जी आपके एमपीटी आने वाला है। एमपीटी में भी आपका मेक इट और ब्रेक इट, यानी अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने एमपीटी में पास होना है और वो एबिलिटी को निग्लेक्ट कर देता है, तो अनफॉर्चुनेटली एमपीटी में ही, यानी सीएसएस का जो पहला स्टेप है उसी में पास नहीं हुआ जा सकता। सो एबिलिटी की अगर हम सब इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो एवरीबडी एबिलिटी आपके सीएसएस में भी बड़ी जरूरी है, एबिलिटी आपके एमपीटी में भी बहुत जरूरी है। और कुछ बच्चे वन पेपर की तैयारी करते हैं, एबिलिटी आपके वन पेपर के लिए भी बहुत जरूरी है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? अरिका पुत्र, मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। अब इस चीज को आप सबने थोड़ा मद्देनजर रखना है एवरीबडी, कि एबिलिटी में आपके पास की जो एबिलिटी है, दरअसल आपके सीएसएस में टोटल 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स भी हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप में से फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कौन है? कैन एनीबॉडी रेज द हैंड्स? जो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, मुझे जरा मैसेज करके बता दें कि सर जी हम सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं। सेकंड अटेम्प्ट वाले मैसेज कीजिए प्लीज, ताकि मुझे पता हो कि मैं ऐसे कौन से स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहा हूँ। क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के साथ डील कर रहा हूँ, क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट वालों के साथ डील कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल बिगिनर्स के साथ डील कर रहा हूँ। तो ये बड़ा जरूरी है। फिरदौस कह रही हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, ऑलराइट जी। यानी इन शॉर्ट हमारे पास एक मिक्सचर बैठा हुआ है, राइट। ऐसा ही है, हमारे पास एक मिक्सचर बैठा हुआ है, राइट हुआ बेटा? राइट। अच्छा, अब क्योंकि मैं एक बिगिनर के तौर पे ही आप सबको गाइड करूंगा और ये मेरा सेशन इस तरीके से डिजाइन होगा कि बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जर्नल साइंस एंड एबिलिटी आपका एक कंपलसरी, 6 कंपलसरीज में से एक सब्जेक्ट है जी, जीएसए जर्नल साइंस एंड एबिलिटी। और इसी जर्नल साइंस एंड एबिलिटी में से आपके पास ये जो एबिलिटी वाला पोर्शन है ना, इसे कहा, ये दरअसल मैथ का पोर्शन है। जनरल साइंस वही 9वीं 10वीं वाली आपकी साइंस होती है जो आप पढ़ते हैं, जिसका सेशन बहुत से बच्चे मेरे 12 बजे ले रहे हैं। एट द सेम टाइम मैथ यानी जर्नल साइंस आपका 60 नंबर का होता है। क्यों फौजिया बेटा? इसी तरीके से। और बाकी एबिलिटी जो मैथ का पोर्शन है वो 40 नंबर का होता है, ठीक है। अब जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है ना एवरीबडी, आप सब ने इस चीज को जरा मद्देनजर रखना है कि जनरल साइंस वाला ये जो 60 नंबर का पोर्शन है ना, आपके इसमें पूरे नंबर नहीं आते। इस चीज को बहुत क्लियरली आपने याद रखना है कि जनरल साइंस वाला जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब तुबा बेटा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपके पूरे नंबर कभी आते ही नहीं है, ठीक है। 60 में से 30 आ सकते हैं, 60 में से आपके 25 ऐसे आते होते हैं, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। और 60 में से कभी अगर बहुत अच्छे रहे तो 35 आ सकते हैं, कि 40 अगर आप एक्सेप्शनल हैं। अब आपको हर सब्जेक्ट में एवरीबडी, यानी अगर तो आपने एक अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, टॉप 20 में अगर आप सबको आना है, तो टॉप 20 में आने के लिए एवरीबडी आपके पास, हम इस पे वापस आते हैं सारा, टॉप 20 में आने के लिए आप सबको एवरीबडी हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 65 मार्क्स लेने पड़ते हैं। 65 तो आपके पास एवरेज होनी चाहिए। और आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं स्टूडेंट्स, अक्सा बेटा, फौजिया बेटा, इकराम, आप, हमें लगता है कि सर जी शायद 65 नंबर तो बहुत कम है सुनैना, लेकिन सुनैना बेटा 65 की एवरेज टॉपर्स भी बहुत कम मेंटेन कर पाते हैं।
मैं आपको सच बात बता रहा हूं, टॉपर भी, फर्स्ट पोजीशन लेने वाला भी 65 की एवरेज मेंटेन नहीं कर पाता। तो 65 की अगर आप में से कोई भी एवरेज मेंटेन करने में भी बड़ी कामयाब हो जाता है तो आप टॉप 20 में, आप टॉप 10 में भी आ सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट, मेरी बात, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? लेट मी नो फायदा बेटा, एम आई ऑडिबल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सबको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या है कि देखिए, आपके जनरल साइंस में से जीएसए वाले पोर्शन में से फॉर एग्जांपल जी 30 नंबर आ गए, फॉर एग्जांपल 25 नंबर आ गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 35, कुछ इसी रेंज में आएंगे, यानी 30 से 35। आप कह सकते हैं कि 25 से 35 में नंबर आएंगे। अच्छा, अब आपको अगर 65 की एवरेज मेंटेन करना है तो आप का जो एक फोकस होना चाहिए वो फिर एबिलिटी यानी मैथ पर होना चाहिए। अगर आपकी एबिलिटी में से 40 नहीं, फॉर एग्जांपल आपके 30 भी आ जाते हैं, तो आप वो 65 के आसपास पहुंच जाएंगे। अगर आपके 40 आ जाते हैं, अगर आपके 35 आ जाते हैं, जो कि बड़े एक्सेप्शनल मार्क्स हैं, तो फिर तो आप ऑलरेडी 70 को भी क्रॉस कर जाएंगे। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? मैं सिंपल सा मैथ आप सबको बता रहा हूं, क्योंकि मैथ की क्लास है तो फिर मैथ की बातें करते हैं। सलाम, मेरी बात समझ आ रही है ब्रदर? लेट मी नो। हादी, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? मुझे बताइएगा। यस सजाद, सर। विक्राम, सुनैना, तुबा, उसामा, सबको समझ आ रही है? सो अबिलिटी की मैं आपको अगर इंपॉर्टेंस की बात बताऊं, अरिका पुत्र, हुमा जिले, तो अबिलिटी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और अबिलिटी इतनी जरूरी हो जाती है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपने अगर 65 की एवरेज मेंटेन करनी है तो फिर अबिलिटी शुड बी योर मेन फोकस। ये तो आप सबको पता चल गया होगा, ठीक है? अब अगर हम वापस आए तो सबसे पहले, जब कभी भी स्टूडेंट्स, आपने किसी टीचर से पढ़ना है, नहीं पढ़ना, व्हाटएवर योर सिनेरियो इज, लेकिन मैं आप सबको एक सिंपल सिनेरियो ये बताऊंगा एवरीबॉडी, कि आपने जब भी कभी फाइजा बेटा कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपने देखना है, ठीक है? और सिलेबस जब आप देखेंगे तो सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक एक्चुअली कौन कौन से आते हैं। अब एबिलिटी के टॉपिक्स की, अगर हम मैथ के टॉपिक्स की बात करते हैं, मैं एबिलिटी और मैथ मैथ इस वजह से कहता हूं क्योंकि कुछ बच्चे बिगिनर्स हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता। मुझे भी नहीं था होता एक टाइम पर, ठीक है? मैं एक टाइम पर जीएसए को जीएसआई कहता होता था, तो बिकॉज वी वर बिगिनर्स एट दैट टाइम। अच्छा, अब आपका जो मैथ का या एबिलिटी का सीएसएस का सिलेबस है वो एवरीबॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जी क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स आती है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एंगल्स आते हैं, रिमाइंडर्स, इक्वेशंस, ज्योमेट्री आ जाती है, ये तमाम चीजें इसमें होती हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी वगैरह, इस वजह ये तमाम चीजें। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट होता है वो होता है जी एनालिटिकल रीजनिंग। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं, ये आपने सॉल्व करने होते हैं। एंड थर्ड वाला जो आपके पास पार्ट होता है वो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जिसमें आपको डिकोडिंग करनी होती है, वर्बल इश्यूज होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, ये इस तरीके के आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप अगर सारे के सारे सीएसएस के अलावा थोड़ा सा हम डेविएट करें तो स्टूडेंट्स, वन पेपर में भी यही सारी चीजें आती हैं, एमपीटी में भी यही सारी चीजें आती हैं, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो हमने सिलेबस देखा कि हमारे पास सिलेबस में मीन, मीडियन, एवरेज, ये सारे टॉपिक्स भी आते हैं, मेंटल एबिलिटीज भी आती हैं, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं, ज्योमेट्री, परसेंटेज, अर्थमेटिक, ये तमाम चीजें दी जाती है। अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसे एबिलिटी से जरा एलर्जी है? कोई मुझे बता सकता है? जब मैं एक स्टूडेंट था मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी, मुझे बड़ी नफरत थी एबिलिटी, मैं कहता क्या ये सब्जेक्ट, कोई बता सकता है? मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ, मुझे थी, मुझे नहीं अच्छी लगती एबिलिटी। ऐसे ही है। अरिका, क्या सिनेरियो है? एबिलिटी अच्छी लगती है? मुश्किल मुश्किल सवाल करना। मैं और अरिका जब 2026 का पेपर हुआ था तो हम एक सवाल पर बहुत देर अटक गए थे। अरिका, याद है आपको? प्रोबेबिलिटी का सवाल था, वो पहला वाला ही शायद सवाल था 2026 का। सो नूर के साथ वी हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, नूर आपको याद होगा, अक्सा के साथ, अफादिया के साथ भी, मेरे ख्याल से बॉयज के साथ भी बहुत से। तो एबिलिटी जो है, कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लग सकती है बट बहुत से बच्चों को वीक लगती है। अब जो सीएसएस का सिनेरियो है ना एवरीबॉडी, एबिलिटी मुश्किल नहीं है। मैंने आप सबके सामने जब ये टॉपिक्स रखे ना, तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस चीज को साबित करूंगा बाय द एंड ऑफ द क्लास, एबिलिटी मुश्किल नहीं है। लेकिन एबिलिटी का मसला पता है क्या होता है? मैं आपको अब मेन मसला बताता हूं। आप मेरे साथ जब क्लासेस लेंगे, आप एबिलिटी को समझेंगे, ये पास पेपर्स को भी अभी हम देखेंगे, एक एक चीज को हम खोल के देखेंगे। हम सब एबिलिटी की क्लासेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अटेंड करते हैं, लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
लेकिन मसला पता है क्या होता है कि एवरीबडी हम वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फॉर्मूला याद किया परसेंटेज का, लेकिन क्लास में तो हमें बहुत अच्छा समझ आया, क्लास के बाद भी समझ आया, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और जब पेपर इवेंचुअली आते हैं, पेपर्स तक हम भूल जाते हैं। अब इस चीज को केटर मैंने इस तरीके से किया, जैसे आप सब में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि जानते हैं कि हम ऐसे की प्रैक्टिस पेपर्स तक करते होते हैं, ऐसे और प्रेसी की, ठीक है। अब इसी सिनारियो में हम क्या कर देंगे, इस सेशन से हम ये स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एवरीबॉडी, कि हम अबिलिटी का ये जो मेरा सेशन है इसे मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड इस साल कर रहा हूं। सबसे पहला, आप सबके साथ, जैसे आप सब मेरे साथ हैं, हम क्लासेस लेंगे। क्लासेस के बाद हम क्या करेंगे एवरीबॉडी, कि हमारा जब क्लासेस 4 हफ्ते की हमारी क्लासेस चलेंगी, जिसमें 5 डेज अ वीक हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, थर्सडे को टेस्ट हुआ करेगा और मंडे से सैटरडे क्लास हुआ करेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या किया करेंगे कि जैसे 4 हफ्ते में हमारी क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगी, हम पेपर्स तक, सीएसएस 2027 तक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं करीबन जनवरी 10 तक या जनवरी 15 तक आप सबके साथ रहूंगा, और जनवरी 10 से 15 तक आप सबके साथ हर ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन के बाद, ठीक है, हम क्या किया करेंगे कि एबिलिटी का एक टॉपिक, आपका जो ग्रुप होगा एबिलिटी का, मैं आपको एक टॉपिक शेयर करूंगा कि चलें जी कल हमारी परसेंटेज पे प्रैक्टिस होगी, आप उसे थोड़ा रिवाइज करेंगे, और परसेंटेज को फिर हम क्या करेंगे कि लाइव आप क्लास में आएंगे, मैं आपको सम दूंगा, एंड आप लाइव मेरे सामने 8 से 10 सवाल सॉल्व किया करेंगे। जहां पर भी मसला आएगा मैं आपको बता दूंगा, जहां पर एरर नहीं आएगा ऑब्वियसली आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं उन्हें एवेल्युएट करूंगा नेक्स्ट डे और मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो इस सिनेरियो में देखिए, मसला एबिलिटी का नहीं है। लाइक आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर जी एबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट तुबा, आर यू इन द क्लास बेटा, लेट मी नो, मुझे बताइएगा। अब तुबा ने कहा सर जी एबिलिटी वेरी इंटरेस्टिंग है, व्हाई इज इट सो, बिकॉज हो सकता है कि प्रैक्टिस हो। सर यस, लेंथी नहीं होते, नहीं बेटा इतने लेंथी भी नहीं होते, सवाल इजी होते हैं, ठीक है, कुछ लेंथी भी होता है, मिक्सचर होता है, एबिलिटी ठीक। आसान भी जी बिल्कुल। आपके पास एबिलिटी का जो पेपर होता है वो एक मिक्सचर होता है। मेरी बात आपको यहां तक कभी बड़ी समझ आ रही है, मुझे बताइएगा। सो हमारा ये जो सेशन है, ये ना सिर्फ हम यहाँ पर एक कोर इशू को सॉल्व करेंगे कि एबिलिटी आप पढ़ लेंगे, एबिलिटी शायद आपने बहुतों से भी पढ़ी हो, लेकिन हम, हमारा मेन फीचर, जो एक डिफाइनिंग फीचर मैं अपने सेशन की बात करूं, वो ये है कि हम प्रैक्टिस पागलों की तरह करेंगे, ठीक है। वी विल प्रैक्टिस अ लॉट, हर टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे, ज्योमेट्री, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मोड, मेंटल एबिलिटीज, फैमिली रिलेशंस, और ये तमाम चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज को बड़ा क्लियरली बात करता होता हूँ, वेर इज हादी, हादी आप क्लास में हो, मुझे बताना अभी यस अभी क्या। सर। हादी, जीके में हमने कैसे प्रैक्टिस की थी, सर हमें दिन। जीके में सिर्फ 8 से 9 दिनों के अंदर हमारा इतनी दिन की 4 4 हमने टेस्ट दिए थे, दिन में 3 से 4 4, और 8 से 9 दिन में मेरे ख्याल से हमारी तैयारी हो गई थी, हमें जीके पास हो गया था ये पीएमएस का। मैं आप ही के बहुत से कुछ कलीग से मिला भी था, तो जिनका जीके थोड़ा अफेक्ट हुआ था, लेकिन आपका जीके अफेक्ट हुआ था, आप तीनों का स्पेशली, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत की थी। अब एमपीटी में भी मेरे कोई भी बच्चा आज तक फेल नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस ही बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी सिनेरियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय द टाइम आप पेपर्स में जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हुई होगी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे आप में से कोई बता सकता है कि मैंने आपको भी ये बताया कि जब भी हमने कोई सिलेबस स्टार्ट, कोई टॉपिक स्टार्ट या कोई चैप्टर, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना होता है, तो हमने सबसे पहले किस चीज को कंसल्ट करना होता है, कोई मुझे बता सकता है, एनीबडी? पास्ट जी, पेपर को, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। कौन सी चीज को हमने, सिलेबस को। सिलेबस सिलेबस। को, ठीक है बिल्कुल। इकराम, हमने किस चीज को कंसल्ट करना होता है? मुस्कान किधर है, वेयर वेयर इज मुस्कान? फिरदौस आप भी मुझे बताइएगा, कायनात आप भी मुझे बताइएगा। जी, सबसे पहले हमने पास पेपर्स को सिद्रा पुत्र कंसल्ट करना है। सानिया मेरी बात समझ आ रही है? वर्दा लेट मी नो। जोया, अब जब आप पास पेपर्स को एक दफा देख लेंगे ना, पास पेपर्स इनफ नहीं है, सिलेबस इनफ नहीं है, सिलेबस के बाद हमने फौरन जंप करनी है, एंड दीज आर द पास पेपर्स। यानी 2026 का अगर हम पास पेपर देखें, पेपर्स को देखें, तो स्टूडेंट 2026 में अफादिया पुत्र ये सारे सवाल आपके पास आए हैं, ठीक है। आप अगर इस चीज को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, तो स्टूडेंट्स आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर, यानी पॉपुलेशन, इस सवाल आया हुआ है जी, पॉपुलेशन ऑफ 120 इंडिविजुअल्स, ठीक है। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, मैं जरा थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप सबके सामने थोड़ा सा रखता हूं। अच्छा, आप सब ना ऐसा करें, एक छोटा सा काम कीजिए, आप ना इन तीनों का सिर्फ ये आपने नाम लिखने हैं, आप लिखिए कि एबिलिटी सिलेबस अपने पास, सब प्लीज ये काम कीजिए, लिखिए एबिलिटी सिलेबस, और आपने इसमें सबसे पहले लिखना है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, बस और कुछ नहीं लिखना। फिर सेकंड नाम लिखना है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, सेकंड, बस नीचे नहीं लिखना कुछ भी।
एंड तीसरा आपने लिखना है मेंटल एबिलिटीज। प्लीज ये जरा लिखिए, और मैं आपको एक आपके साथ हम पास पेपर एनालिसिस अभी बनाते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे जरूरी है 2026 के मुताबिक और 2027 के लिए कौन से हमें तैयार करने चाहिए। सो जल्दी से ये कर लें, जैसे ही आप इसे लिख लें अपने पेपर पर, और जगह छोड़िएगा, नीचे जगह प्लीज थोड़ी छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा। जैसे ही आप लिख लें प्लीज गिव मी अ आंसर। वेरी गुड असदुल्ला, गुड वन। सर एक दफा रिपीट कर दें, क्या क्या लिखना है? आपने लिखना है एबिलिटी सिलेबस पेपर पर, और आपने पहला ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी लिखना है नंबर 1, और नीचे 2-3 लाइनों की जगह। फिर सेकंड लिखना है लॉजिकल रीजनिंग, 2-3 लाइनों की जगह छोड़ दी। एंड तीसरा लिखना है मेंटल एबिलिटीज एंड 2-3 लाइनों की जगह छोड़ दी। ओके, सो ये आप जरा जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको बहुत से ट्रिक्स भी बताने हैं जो 5-5 सेकंड्स में आपके मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी हल कर देंगे। सो वी विल लर्न सम ऑफ द ट्रिक्स एज वेल। आज कुछ 2-3 हम सीखेंगे, और उसके बाद हम आज एक टॉपिक छोटा सा डिस्कवर करेंगे, और उसके पास पेपर्स को देखेंगे कि क्या आसान भी हैं या नहीं। ऑलराइट जी, सो आर यू डूइंग दिस स्टफ एवरीबॉडी? ऑलराइट जी, गुड वन। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि हमारा, प्लीज आप सब एनोटेशन मत कीजिए स्क्रीन पर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्वेश्चन, प्लीज सिद्रा बेटा एनोटेशन मत कीजिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, सिद्रा बेटा एनोटेशन मत कीजिए, सिद्रा स्क्रीन पर बेटा टच मत करें, वो ना यहां पर सारा विजिबल हो जाता है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 का अगर फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं, तो आपके पास वो आया है जी क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आप सबने लिखा अभी मेरे सामने। अच्छा, उसमें लिखते हैं 6A, ऐसे आगे लिख दीजिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आगे, ठीक है, लिख दें जरा। अरिका बेटा आप लिख रही हैं, मुझे आप में से बहुत से बच्चों का क्लास के बाद पिक्चर्स भी चाहिए जो आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, जो आप अपने नोट्स बनाएंगे। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पढ़ लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी से आया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, तो 6B भी आप लिख दीजिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से आया हुआ है। अभी तक हमने 2 सवालों को देखा 2026 के, और वो कौन से वाले चैप्टर में से आए हुए हैं? चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, मुझे बताइएगा जरा। जी चैप्टर स्टूडेंट, 1 से। गुड वन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6B का आगे से डिफरेंट पार्ट्स हैं जी, ठीक है, वो जी दूसरा वाला पार्ट एवरेज से आया है, वो भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6B और उसका सेकंड पार्ट, बी के भी आगे से उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं, देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आता है जी अजम्पशन और काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये जी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग से आया। लॉजिकल रीजनिंग आपके पास कौन सा चैप्टर है जी, यहां पर देखें, चैप्टर नंबर 2। अब लॉजिकल रीजनिंग के सामने लिख दीजिए 6C, ये जरा लिख दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर डी आपके पास आया क्वांटिटेटिव एबिलिटी से, रिमाइंडर का सवाल था, तो लिख दें जी क्वेश्चन नंबर 6, यानी आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आगे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 6D। अभी सो फार हमें पता चला कि 2026 का जो एबिलिटी का पहला सवाल था, वो आपके पास किस किस चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। अब चैप्टर यानी क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक क्वांटिटेटिव एबिलिटी बड़ी जरूरी है जी, हमें सबसे ज्यादा ये करनी है। मेरी बात समझ आ रही है? आइए जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। आप मेरे साथ हैं सब? एवरीबॉडी आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई लिख रहा है मेरे साथ? सर जी काइंडली आप रिपीट कर दें, मेरा कनेक्शन लो। तनवीर साहब, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि आपने ये लिखा जो मैंने आपको भी बताया था जी, ये लिख लिया क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सारा कुछ? तनवीर जरा मेरे साथ साथ रहो यार, लिख लिया आपने? जल्दी से प्लीज मुझे बता दीजिएगा तनवीर, अगर आपने लिख लिया तो। ऑलराइट, अब ये हमने ना पास पेपर्स को देख रहे हैं 2026 के कि कौन कौन सा सवाल कौन कौन से चैप्टर में से आया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अब हम स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ रहे, वो आपके लिए मैंने लिख दिया, पढ़ लीजिएगा। सर्कुलर सेटिंग या सिटिंग अरेंजमेंट है, ये लॉजिकल रीजनिंग में से है। अब लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर कौन सा है जी, आइए देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 के आगे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट। तुबा बेटा आप ये एक्सरसाइज कर रही हैं, मुझे बताइएगा। हुमा, जारा, आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं जी? अरसलान, आर यू डूइंग दिस एक्सरसाइज? सुनैना, सोफी, अली, जी जी माज, बड़ी जरूरी है, यस सर। नूरा, हादी, आप सब एक्सरसाइज। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबको इंटीग्रेट कर सकूं, लेकिन अगर किसी का नाम मिस हो जाता है तो जरा प्लीज। कायनात बेटा, आर यू डूइंग दिस एक्सरसाइज? एहतशाम, क्या हाल है ब्रदर? आर यू डूइंग दिस एक्सरसाइज? अहमद किधर है? वेयर इज माय ब्रदर अहमद? असदुल्ला, अरिका बेटा आप कर रही हैं, अहमद आप प्लीज आप भी सब कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है रेशो। और देखिए ये रेशो, अब मैं नहीं देखेंगे कि हाँ कहां से, अच्छा रेशो कौन से वाले पार्ट से, आइए हम जरा थोड़ा सा देखते हैं। देखिए रेशो यहां से है, चैप्टर 1 से। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है ये क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आगे आप लिख दीजिए जी क्वेश्चन नंबर 7, उसका बी पार्ट, ठीक है। फिर नूर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी का मिक्सचर है। तो आप दोनों में से किसी के आगे भी लिख दें जी 7C, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है तुबा बेटा? लेपिनो,
देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 डी जी, मेडिकल डिसीजन ट्री है, तो ये आपके पास लॉजिकल और एनालिटिकल, किसी के आगे भी लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 डी। अच्छा, अब मुझे एक छोटा सा बात बताइएगा कि स्टूडेंट्स अभी तक सवाल कौन से चैप्टर में से ज्यादा आ रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी? सब फर्स्ट चैप्टर में लॉजिकल रीजनिंग में से सब। एनालिटिकल रीजनिंग से चैप्टर 1 क्वांटिटेटिव। सब पहले चैप्टर में से आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इनके भी जरा मुझे बताएं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में से कितने चैप्टर कितने आ रहे हैं जी उसमें से क्वेश्चंस? सिद्रा आप भी फोर क्वांटिटेटिव से और फोर लॉजिकल से हैं। बताएं, 4 ही क्वांटिटेटिव से और 4 ही लॉजिकल से, और एनालिटिकल से कितने हैं ये भी बता दें जी। एनालिटिकल से कितने बेटा? सर ये सब लॉजिकल और लॉजिकल के साथ ही एनालिटिकल लिखा हुआ है। नहीं नहीं, अलग अलग करके बताने तो थे वो जरा। एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी आप शायद पूछ रहे हैं। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन सबको फील हो? नहीं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है सर आवाज। अगर सबको फील हो रहा है तो मेरी साइड से डिस्टॉर्शन है, अगर एक बच्चे को फील हो रहा है तो वो फिर उसकी साइड से डिस्टॉर्शन है। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर हो जाए। ठीक है बेटा, अभी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, चलिए 8वें सवाल को देख, आपने सिर्फ 2 सवाल करने होते हैं, ठीक है। अब एक सवाल, एक पार्ट यानी 7A जो है ये 5 नंबर का होता है, ठीक है। अब ये आपने एक यानी अगर 7 करना है तो 7 के सारे पार्ट्स करने हैं। 3 सवाल टोटल आपके पास एबिलिटी में होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, और इन तीनों में से आपने कोई 2 करने होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और हर सवाल के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी हर सवाल के आगे से 4 सवाल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 अगर देखें तो आपके पास मेंटल एबिलिटीज में से, मेंटल एबिलिटी के आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8A। अच्छा जी, अब 8 का बी पार्ट और बी का आगे से ए पार्ट, यानी ये देखिए बड़े हैं, बी के आगे से यानी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों पार्ट्स, एक है जी लॉजिकल रीजनिंग से, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 बी और इसका ए पार्ट लॉजिकल रीजनिंग के आगे लिख दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपके पास मेंटल एबिलिटी यानी क्वेश्चन नंबर 8वें का बी पार्ट है वो लिख दीजिए मेंटल एबिलिटीज के आगे। ठीक है, आप सब बना रहे हैं ये पास, ये बड़े जरूरी हैं, मैं आप सबको बता रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। फायजा मेरी आवाज आ रही है? लेट मी नो बेटा। जारा मेरी आवाज आ रही है? अब ये जो चीज मैं आपको बनवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये बहुत से स्टूडेंट्स को बनानी नहीं आती। एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आप देखिएगा आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8C, क्वेश्चन नंबर 8C में ये जी मेंटल एबिलिटीज का सवाल है, तो आप मेंटल एबिलिटीज के आगे लिख दीजिए जी 8C प्लीज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8C का दूसरा पार्ट वो भी मेंटल एबिलिटीज में से है, तो मेंटल एबिलिटी के आगे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 8C का दूसरा पार्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8C का तीसरा पार्ट भी है, और अहमद तीसरा पार्ट भी मेंटल एबिलिटीज में से, लाइक क्वेश्चन नंबर 8 में ज्यादातर मेंटल एबिलिटीज, और क्वेश्चन नंबर 8D का जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 का जो डी पार्ट है वो एवरेज में से है, और एवरेज क्वांटिटेटिव एबिलिटी में है, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी के आगे लिख दीजिए जी 8D। आप सबको ये एक्सरसाइज अगर आप सबने कर ली है तो प्लीज मुझे डन लिख दीजिए, और अगर आप में से किसी भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट को कोई मसला आ रहा है या समझ नहीं आई तो प्लीज मुझे आप बताइए, मैं आपको एड्रेस कर देता हूं। तनवीर, आपको समझ आ रहा है? वेर इज तनवीर? एहतशाम लिख रहे हो आप? कायनात, मरियम, लेट मी नो। हादी, मुबर्रा, मोहम्मद, आसिम, आर यू राइटिंग? इकराम, नूर, फातिमा, राबिया, सिद्रा, सानिया, सोफिया, सुनैना, तुबा, उसामा, कोई भी अगर रह गया तो वो भी, जोया, सजल, एनीवन? जी तनवीर, समझ आ रही है बात की? मुझे बताइएगा सर तनवीर। मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर, मैं शुरू से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे पता लग रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन की कैटेगराइज कर रहे हैं। अच्छा तनवीर, आप पता है क्या कीजिएगा कि क्लास के फौरन बाद मुझे आपने कॉल करनी है, ठीक है? गिव मी अ डायरेक्ट मैसेज, ग्रुप में से ही हो ना? मेरा ग्रुप में नंबर है, वो मैं ही हूँ जो सारा डील कर रहा है, तो ठीक है सर, मैं आपको कॉल। मैसेज नंबर लेके मुझे फौरन कॉल करनी है, मैं ये सारा आपको फिर से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके? चलिए ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमें ये चीज फिलहाल पता चल गई। अरिका बेटा, मुझे आपने ये चीज बतानी है। अरिका बेटा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सबसे ज्यादा सवाल, मुझे अभी नंबर नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अब ये पूछ रहा हूं सबसे ज्यादा सवाल 2026 में कौन से पोर्शन में से आए हैं, क्वांटिटेटिव में, लॉजिकल में, या मेंटल में से? जी अरिका। वेर इज अरिका? कोई और मुझे बता दें जी, फरीका इज नॉट सर अवेलेबल। सर मेंटल में सर 7 है और 6 में सर क्वांटिटेटिव में। मेंटल में 7 हैं, क्वांटिटेटिव में 6 हैं, और लॉजिकल में कितने हैं जी? लॉजिकल में भी मुझे बता दें। सर लॉजिकल में 5 है। लॉजिकल में 5 हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा हमारे पास मेंटल, और आपको एक बात पता है, एग्जामिनर हमसे 2 कदम आगे है।
दरअसल मसला पता है क्या होता है एवरीबॉडी, हम ये बहुत अच्छा तैयार करते हैं, लेकिन हम ये दोनों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं या इग्नोर ही कर देते हैं, अच्छा जी पेपर में आएंगे तो देख लेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने 2026 में हमारे साथ गेम क्या खेली, उसने इनमें से ज्यादा सवाल दे दिए। पहले इनमें से दो दो तीन तीन आते थे या एक दो आता था फौजिया, तो बड़े इजीली ना सम हो जाते थे। बट अब एग्जामिनर ने क्या किया, अब एग्जामिनर ने कहा जी अच्छा बेटा, अब उसने सबसे ज्यादा इसमें से दिए हैं। सो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम, अब हमें ये पता चल गया कि हमें इन तीनों के ऊपर बराबर का वेटेज देना है। हमें ये नहीं करना कि हम एक को तैयार कर लें दूसरे को छोड़ दें, दूसरे को तैयार कर लें तीसरे को छोड़ दें, बल्कि हमें तमाम के तमाम टॉपिक्स को और चैप्टर्स को अच्छा इक्वल वेटेज देना है। ओके, मेरी बात यहां तक समझ आ गई है? इस प्रैक्टिस का मतलब ये था। हाँ असदुल्ला पेपर दिया, हाँ असदुल्ला ये बस थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली यहां तक आप सबको समझ आ गई, नूर पुत्र समझ आ गई है। अब आइए हम चलते हैं जी कुछ बेसिक्स के ऊपर। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स भी हैं और हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं, तो हम इस तरीके से, मैं इस तरीके से स्टूडेंट्स ये सेक्शन सारा का सारा लेकर चलूंगा कि हमारी आज जो थर्सडे है, फिर फ्राइडे कल और सैटरडे को क्लास होगी हमारी बेसिक्स की। अब बेसिक्स में क्या होगा कि ये नहीं है कि ये बेसिक्स एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए होगा। इसमें हम जो एबिलिटी है, एबिलिटी के बेसिक्स को कुछ समझेंगे, मैथ के कुछ बेसिक्स को समझेंगे कि क्या बेसिक्स हैं, परसेंटेज क्या है, रेशो, फ्रैक्शन, ये तमाम चीजें क्या है। और फिर हम हर चीज के शॉर्टकट्स, ये जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं, हम हर चीज के शॉर्टकट्स को भी समझेंगे कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है तो हम उसे कैसे शॉर्टकट से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है, आप जब एमपीटी में जाते हैं या वन पेपर में जाते हैं तो आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है, और उसी टाइम में आपको एक बहुत डिफिकल्ट सम्स आ जाते हैं करने के लिए। अब आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, तो फिर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सो कुछ शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम सब इन तमाम शॉर्टकट्स के ऊपर और इन तमाम चीजों के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन करें, इन्हें समझें, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने पेन पेपर्स प्लीज कंपाइल कर लीजिए, ताकि मैं जो जो चीजें लिखता जाऊं आपके पास रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में भी वो अवेलेबल हों, और साथ ही साथ आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हों। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स, आप बेसिक्स जब अपनी एबिलिटी को स्टार्ट करें तो आपको टेबल्स आने चाहिए जी, ठीक है। ये बड़ा बेसिक्स है जी, एटलीस्ट 2 से 12 तक के टेबल्स तो लाजमी आने चाहिए, ठीक है। ये एक बड़ी कंपलसरी सी चीज है, अगर आप में से कोई बिगिनर है तो हमारी क्लास से पहले वो ये, कल परसों की क्लास से पहले वो ये रिवाइज कर सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है स्क्वेयर्स का, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, स्क्वायर फॉर एग्जांपल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी हमारे पास लिखा है जी 2, और 2 का इस तरीके से, यानी जो भी नंबर हमारे पास है उसके ऊपर एक 2 पुट कर दिया जाता है, और इसका मतलब होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा, 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा जी 4। अब ये बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं आती होती, ठीक है। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा मुझे बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा? अब मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 10 11 तक स्क्वायर्स को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 9 होगा। हाँ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 होगा। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होगा जी? मुझे जरा ये भी बता दें, 4 का स्क्वायर क्या होगा जी? 10 4 4 आर 16। 16 5 का स्क्वायर क्या होगा जी? 5 का भी मुझे बता दीजिए जी। 5 5 5 20, बिल्कुल। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्या स्क्वायर? 36 36, वेरी गुड। 7 का स्क्वायर क्या होगा? मुझे ये भी बता दीजिए प्लीज। 7 का 9 49 49 सर। स्क्वायर जी। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा जी हमारे पास 54 64 8 8 54 मुझे बता दीजिए। 9 का स्क्वायर होगा जी सिंपल हमारे पास 81। तो ये कुछ आप, ठीक है। स्क्वायर के बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है क्यूब का। स्क्वायर तो बड़ा इजी है, क्यूब का हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, और इसमें क्यूब का जो कंसेप्ट होता है वो बड़ा सिंपल होता है कि आपके पास जैसे 2 है ना, तो क्यूब आपके पास, जैसे एक स्क्वायर में हम 2 पुटअप करते थे पावर को, क्यूब में हम 3 पुटअप करते हैं, और इसका मतलब है कि आप एक ही डिजिट को 3 दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 × 2 × 2। तो ये आपके पास क्या होगा? मुझे बता दीजिए। 2 × 2 4, 2 2 जार 4 और 4 2 जार, क्या इसका स्क्वायर होगा? लेट मी नो। 8 बिल्कुल। अच्छा जी, चलें इसे जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं।
4 का भी मुझे क्यूब बता दीजिए, यानी 4 × 4 × 4 होगा, तो क्या इसका क्यूब होगा जी स्टूडेंट्स, लेट मी नो। और हाँ 64। मुझे बता, एनीबडी? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये तो बड़े बेसिक थे जो हम 9 10th में पढ़ते आते हैं। अब एक आपके पास स्टूडेंट्स कंसेप्ट होता है और उसे कहा जाता है फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन कंफ्यूज होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, से मुराद होता है डिवीजन, सिंपल। यानी जब कभी आप पास आपने कोई ऐसा नंबर देखा होगा लाइफ में 1/2 लिखा हुआ, अच्छा इसे कहा जाता है फ्रैक्शंस एवरीबॉडी। ठीक है तुबा बेटा, ये तो पता है ना सबको? इकरा, वहां बेटा, known as, ठीक है, आता है जी फ्रैक्शन। और इसका मतलब क्या होता है, अब यहां पर आपने समझना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 1, इसे कहा जाता है न्यूमिरेटर। अब मैं कुछ ऐसे टर्म्स को इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। और जो नीचे लिखा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये नीचे लिखा है ना नूर, तो डिनोमिनेटर। ऑलराइट, यहां तक समझ आ रही है बात की? अच्छा स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन से मुराद, अच्छा ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हमने रेशियो समझना है ना, तो सारा का सारा यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, 1/2 हमने लिखा, तो हमने यहां पर देखा कि फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहां पर और पूछता हूं। मैंने लिखा 2/3, तो यहां पर मेरे पास डिनोमिनेटर कौन सा है? पहले तो मुझे ये बताइए, डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है यहाँ पे? 3। 3। 3 डिनोमिनेटर है? नहीं नहीं, आप में से किसी ने कहा 2। नहीं 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 नहीं, 2 डिनोमिनेटर नहीं है। नहीं मरियम, 2 डिनोमिनेटर नहीं है। आमना यास्मीन, वेरी गुड बेटा, 2 डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर होता है जो नीचे लिखा हुआ है। मरियम, डिनोमिनेटर क्या होगा मुझे बताइएगा बेटा? यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कोई मसला जी। उसामा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? फाइजा, आपको समझ आ रही है? दानियाल, इजाज, मेरे बाद नजर आए हो, किधर थे? सुनैना। अच्छा बेटा, अब जी सर। डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है, यानी 3 इज द डिनोमिनेटर 1, ठीक है? मरियम बेटा समझ आ रही है? एंड आपके पास जो 2 लिखा हुआ है, ये होगा न्यूमिरेटर। अच्छा, फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि आपके पास ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? फ्रैक्शंस का मतलब है कि ये 2 नंबर एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं। और जब डिवीजन होती है तो किस तरीके से होती है, जैसे हमने 1/2 देखा, बेसिक से समझाता हूं। 1/2 देखा तो डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आएगा और न्यूमिरेटर हमेशा अंदर आएगा, ठीक है? ये तो सबको पता है ना, बेसिक डिवीजन तो आप सबको आती है ना। 2 बाहर आता है डिवीजन जब होती है, और यस 1। सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, मसला ये है जब हमने 1/2 लिखा। तो इसे अब हम कैसे करते हैं? यहां पर अब एक एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपने समझना है। जब भी आपके पास बाहर ग्रेटर नंबर हो, ठीक है, और अंदर स्मॉलर नंबर हो, तो आपने ऊपर पुट अप करना है 0 पॉइंट, ठीक है? अब जब आपने 0 पॉइंट यहां पर पुट किया ना, तो 1 1 नहीं रहेगा, बल्कि 1 के साथ आपके पास 0 आ जाएगा। अच्छा और अब वो ये 10 बन जाए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब ये 10 बन गया तो 2 के टेबल में आपने देखना है क्या 10 आता है? बताइएगा, 2 × 10 यस कितना? सर, आता है। 2 5 10 होता है। 5 are 10, कट गया 0, यानी इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर जो आपके पास एवरीबडी रह जाता है वो है जी 0.5। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रैक्शन में जब मेरे पास 1/2 लिखा होगा, तो ये दरअसल 0.5 होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं? एनीबडी प्लीज मुझे बताइएगा, आर यू गेटिंग सर माई? ये अगेन बता देंगे मुझे? बता देता हूँ बेटा। बेटा देखें, ये डिवीजन का तो आपको पता है ना, बेसिक 2 आ गया, ठीक है, डिनोमिनेटर बाहर आता है, न्यूमिनेटर अंदर आता है, ये तो समझ आ गई जी सर। वरना? जी सर। मतलब मेरे साथ साथ रहना जरा, ठीक है? अच्छा मतलब अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर 1 था, लेकिन 2 के टेबल में 1 आता है? बताइएगा बेटा, क्या कभी? नहीं सर। हाँ, तो जब आपके पास अंदर स्मॉलर वैल्यू हो और बाहर ग्रेटर वैल्यू हो, तो आपने 0 पॉइंट ऊपर लगा देना है। अब हमने जैसे ओके सर। यहाँ पर 0 आ गया, अब ये 10 है। अच्छा, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, जी राइट? सर। हमने किया और ये 0 आ गया। हमने डिवीजन तब तक करनी है कि जब तक यहां पर हमारे पास 0 नहीं आता। 0 आ गया, और जैसे 0 आएगा तो जो ऊपर होगा ये आपके पास आ जाएगा जी आंसर। तो इसका मतलब है कि 1/2, या फ्रैक्शंस में जब हमने देखा 1/2, तो फ्रैक्शंस की जो 1/2 थी, दरअसल वो हमारे पास 0.5 के इक्वल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे बताइएगा स्टूडेंट, सबको समझ आ रही है? जल्दी से बता दें। जोया बेटा, यू गेटिंग माई पॉइंट? वीवो, उसामा, जी सुनैना, कुबरा, सजाद अली, सबाहात, लेट मी नो, सबको समझ आ रही है? तुबा किधर है? तुबा क्लास में है? अच्छा अब ना आपके पास ये जो पॉइंट हमने लगाया ना,
अच्छा, ये जो 1/2 हमने लिखा इसे क्या कहा जाता है, कोई मुझे बता सकता है? इकराम, कैन यू टेल मी बेटा, इसे क्या कहते हैं जी? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन सर। नूर बेटा इसे क्या कहते हैं? नूर आप भी जरा मुझे बता दें। इकराम आप भी बताइएगा, फ्रैक्शंस क्या मैं बोल सकता हूँ? सर अच्छा, फ्रैक्शन। बहुत सही आपने कहा। लेकिन ये जो 0.5 आया ना इसका आंसर, इसे पता है मैथ में क्या कहते हैं? आपको पता है? चले मैं बता देता हूँ। सर डेसिमल। परफेक्ट। वन सर बाई टू डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल। और ये जो 0 पॉइंट यानी कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू एवरीबडी आपके पास होती है, तो पॉइंट वाली वैल्यू को हम प्यार से डेसिमल कहते हैं। आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। चलिए, अब मैं थोड़ा सा, आपको बेसिक्स तो समझ आ गया, ये थोड़ा बहुत समझ आ गया। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता हूं। मैं समझता हूं कि हम सारे मैथमेटिशियंस हैं, और मैं कहता हूं कि अगर 1/2 की फ्रैक्शन को मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करूं तो क्या आंसर आएगा। अब देखिए, मैं टेक्निकल टर्म्स अब यूज कर रहा हूं, और मैं एबिलिटी में ऐसे आते हैं टर्म्स, ठीक है? वन पेपर में भी ऐसे आते हैं। मैं कहता हूं 1/2 की फ्रैक्शन को अगर मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करूं तो क्या आंसर आएगा? तो मुझे कोई बता सकता जीरो। से 0.5। है? ठीक है, सो दिस यू शुड नो दिस। ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए जी, हम थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1/2 तो हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं, आइए। अच्छा स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं 2/3 को। अच्छा, अब 2/3 को जब हमने डेसिमल्स, ये फ्रैक्शन है, और जब हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा, हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। ये हमने डिवीजन में किया, बाहर क्या आएगा, 2 या 3? बताइएगा जरा मुझे, बाहर क्या? सर 3। सर 3 आएगा बाहर। डिनोमिनेटर बाहर आता है, नीचे वाला बाहर आता है, ठीक है। और 2 आपके पास अंदर आ गया। अच्छा वर्दा बेटा, अब आपने मुझे बताना है, वर्दा, अंदर फिर से छोटा और बाहर फिर से बड़ा, ठीक है? यानी आपके पास जो आपके पास बाहर है, दैट इज 1, तो क्या मैं यहाँ पर 0 पॉइंट लगाऊंगा जी? जी सर लगाएंगे। 0 पॉइंट हमने लगाया तो यहाँ पर आ गया 0। 0 आ जाएगा। टेबल में 20 या 20 से छोटा कोई फिगर आता है? बताइएगा जरा। सर 3 सर 6 आर 18। 18 3 6। 18, वेरी गुड एवरीबडी। 2 रह गया, राइट बेटा? अच्छा, अब मैंने पॉइंट लगाया हुआ है, अब देखिए मेरे पास फिर 2 आ गया। अब मैंने 0 पॉइंट अब मैंने बार बार 0 पॉइंट नहीं लगाना, अब 0 पॉइंट एक ही दफा आ जाएगा। 0 पॉइंट का मतलब है कि मैं जितने मर्जी जीरोस इस्तेमाल, अब यहाँ पर फिर 0 मैंने लगा दिया। अच्छा, अब फिर से क्या मैं 6 लिख सकता हूँ? बताइएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी जी। सर। अच्छा, अब मेरे पास हुमा जिले आ गया जी बेटा 18, फिर 2 रह गया। तो ये आपके पास इस तरीके से चलता जाएगा, और ये कभी एंड नहीं होगा, ये अनएंडिंग फॉर्मूला, यानी 20 आ गया, फिर मैं 18 करूंगा, फिर 2 बचेगा, फिर आ गया, फिर 18, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। सो इसका सिंपल आंसर 2/3 को अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करें तो 0.66 है। ओके, आप सबको यहां तक समझ आ रहा है? एवरीबॉडी लेट मी नो, आप सबको मेरी बात क्लियरली पल्ले पड़ रही है? जी सर क्लियर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर काम बेटा समझ आ रही है आपको? आसिम आपको समझ आ रही है? यस सर क्लियर है। Alright. मोहम्मद आपको समझ आ रही है? आपको अक्सा, अरीका, अरसलान, असदुल्ला, अनवर, दानियाल, सबको समझ है? इकरा, कांवल, यस सर। सबको समझ है जी? ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा अगर इसका होमवर्क दूं तो आप कर सकते हैं? बताइएगा, अगर मैं आपको कुछ समझ देता जी हूँ। सर। यस सर। नॉट राइट नाउ, होमवर्क के लिए, ठीक है? चलिए, एक हम इन क्लास में एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, आइए। ठीक है, चलिए, मैंने आपको दिया 1/5, इसे कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शंस में। आई एम सॉरी, ये फ्रैक्शंस है, इसे कन्वर्ट कीजिए डेसिमल्स में। मुझे जरा आंसर तो इसका बताएं। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ठीक है? डेसिमल्स में कन्वर्ट करके मुझे इसका आंसर बताइए। 1/5 का सर 0.2। 0.2। सर 0.2। 0.2। 0.2 सर। कैलकुलेटर तो नहीं, 0.2 सर। कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल किया? नो सर। 0.2। 0.2, राइट? 0.2। तो आप में से सबको ये हो गया? अगर आप में से किसी का भी गलत आ रहा है तो प्लीज मुझे बता सकते। कायनात बेटा, सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। yes, सर एक यस सर। क्वेश्चन था। जी जी, फरमाइए। सर जिस तरह हमारे पास लास्ट की आंसर है 0.66, तो वो आगे जो है वो मजीद जो है वो कंटिन्यू था, वो स्टॉप नहीं हो रहा था, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि टर्मिनेट नहीं ना हो पाता तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, ठीक डन है? सर। कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग। होगा। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास तो फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फिगर है 34 × 11, कैसे करेंगे इसे? देखिए, आप सबसे पहले इसे करेंगे जी, सर जी मल्टीप्लाई करें, इसे यहां से कट करें, इसे यहां से फिर प्लस निकालें, ये तो बहुत देर लग जाएगी। आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बताता हूँ, ये कुछ ट्रिक्स आपने याद रखने हैं, ठीक है?
अच्छा, 11 का ट्रिक ये है कि कोई भी नंबर जब 11 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप सबने स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, पहला डिजिट यहां पर ये देखिए, पहला डिजिट क्या है इसमें, प्लीज जरा सारे मुझे बताइएगा, व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट? जी 34। सर बेटा, 3 3 अच्छा, तो आपका क्या होगा कि दोनों जो है ना इन्हें आपने प्लस कर देना है, यानी 3 + 4, क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से बताइएगा। 7 आ रहा है बिल्कुल। और तीस यहां पर दूसरा, 7 दूसरा डिजिट क्या है देखिए, 4, 4। राइट। हाँ, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, 34 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, 374 आंसर आ गया। कितना सिंपल है। कोई आपको यहाँ पर लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, अगर आप सब कहते हैं, आपको शायद अच्छा लगा होगा ये। एक और मैं आपको सम प्रैक्टिस के लिए, अगर आप सब कहते हैं तो लेट्स डू। सर ये समझ सर नहीं प्लीज आया। ओके, कोई मसला नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, 34 अगर आपके पास आ जाए कोई सम के 34 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका है जो बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा तरीका बता दूं जो आप 5 से 6 सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे? कि जो भी सम आपके पास पहले, यानी जो भी आपके पास नंबर को आपने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर को हमने देखा। अभी हमारे पास यहाँ पर नंबर कौन सा है, जल्दी से जरा मुझे बता दीजिए। 3। व्हाट इज 34? 34, राइट। अब 34 में पहला नंबर कौन सा है? सबसे पहले जो भी डिजिट को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपने उसका पहला डिजिट देखना है। पहला डिजिट है जी 3। 3। उसके बाद आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, तो जो भी पहले 3 और 4, ये आपके पास आ गया 7। क्लियर है? और फिर आपने आखिरी डिजिट देखा, आखिरी डिजिट आपके पास आ गया 4, तो 3 7, ये आपके पास आ गया। अब 30 आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 374 आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ आ गई? बताइएगा जी, लेट मी नो। सर ये जी सर। ऑलराइट, आगे आपको मैं और यहाँ पर समझ स्टूडेंट। सर सर मैंने ये मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी 11 आए किसी भी क्वेश्चन में और उसको मल्टीप्लाई करना हो, ये जस्ट ट्रिक 11 के लिए या किसी और डिजिट के लिए भी है? कि हमने फर्स्ट जो है मतलब फर्स्ट जो है उसको मतलब दोनों को सम करना है, पहले फर्स्ट को देखना है और फिर लास्ट को। हाँ, उई, ये जल्दी से चला गया था। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हम लोग हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम लोगों ने डिजिट्स के सेंटर। ऑलराइट, आपने क्या करना है एवरीबॉडी कि ये ये वाला जो आपको मैंने ट्रिक बताया, ये 11 के लिए है। अब सवाल पैदा होता है, सर जी दूसरे डिजिट्स के लिए है ये ट्रिक, 9 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए, इनके लिए है, तो इनके लिए भी है। और अगर आप सब कहते हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी अभी बल्कि मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले हम आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट्स, 29 को आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 29 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलें। यहां पर देखिए, सबसे पहला डिजिट कौन सा है हमारे पास, प्लीज मुझे बताइएगा। व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट एवरीबॉडी? ऐसा करें आप मुझे, टू। सर 2 है। आप मुझे करके चले, आप ऐसा करें, आप मुझे करके दिखाएं जरा, इस पे थोड़ा सा करते हैं, आप मुझे करके दिखाएं। सर अगर 2 हमारे पास। जी जी, मल्टीप्लाई कीजिए 29 को 11 के साथ। अच्छा, अब आपने यहां पर क्या करना है, अब इस पॉइंट को समझिएगा। देखें, सबसे पहला आपके पास आया 2, ये तो आ गया, ये तो आप सबको समझ आ गया। अच्छा, 2, 2 के बाद आपने 2 और 9 को प्लस करना है। अच्छा, 2 और 9 को जब आपने प्लस किया तो क्या आंसर आता है इसका, जल्दी से जरा मुझे बताइएगा, यू नो द आंसर। 11। सर 11। अब 11 जो है ना, का आप, आंसर 2 हाँ 11 9 तो नहीं होगा? वही तो मैं बता रहा हूं ना, अब 11 नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे कि एक जो नंबर है ये इसे दे देंगे 2 को, और 2 में जब आप इस प्लस यानी एक को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, देन आपके पास यहां पर हो जाएगा जी 1, 1 आ गया ऐसे एज इट इज, और 9 आ गया, तो आपके पास आंसर आएगा 319। यानी ये 2 था, लेकिन जब हमने एक इसे कैरी किया तो कैरी करके ये 3 हो गया ना, एक इसमें प्लस हो गया, तो 319, ये इस तरीके से सम इसे किया जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ? आप मेथड से भी सर कर सकते ये और पीछे वाला भी समझ नहीं आया। बेटा, मैं आपको यही सर अच्छा, सर इसकी नहीं समझ आई। इसकी इसको एक दफा बता दें, ये 2 इसके अंदर कैसे ऐड किया आपने? बेटा 2 तो मैंने कहीं पे ऐड ही नहीं किया, मैंने तो 1 ऐड किया सर है। सर वही 1 क्या आप वो बता दें, बस ये पूछा है सर आपसे। हमने देखा 29 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहला डिजिट 2 आ गया, 2 और 9 को जब प्लस किया तो 11 आ गया, और फिर 9। अच्छा बेटा, 2 11 9 तो आंसर नहीं ना हो सकता,
अरिका, अक्सर मेरी बात समझ आ रही है? अक्सर जरा मेरे साथ साथ रहिएगा, राइट? जी जी सर। सिंगल डिजिट चाहिए। सिंगल डिजिट के लिए हम क्या करेंगे कि एक को इधर हमने इस टू को दे दिया, कैरी जैसे हम करते हैं, कैरी कर लिया। तो बेटा जब हमने कैरी किया तो 3 और 1 को हमने प्लस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा? तो ये 3 हो जाएगा। यहां पर कितना रह गया? एक इधर चला गया तो एक, बाकी क्या रह गया? एक, और नो एज इट इज आ गया, तो 319। ओके बेटा, जी सर जी। ऑलराइट। अच्छा जी, बाकी भी दूसरे भी आपके पास जो फिगर हैं, अब आप सबको समझ आ गया है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड्स एंड डू लेट मी नो। सर सर एक राइट सवाल। से स्टार्ट इजी होगा, किया जा सकता है, लेकिन ये जरा ज्यादा इजी इसमें रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दूसरे भी मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स होते हैं, मैं बता दूं? लेट मी नो, या मैं क्लास में आपको प्रोग्रेसिवली बताता जाऊं? मुझे जरा ये बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सवाल कि और आप सर आप कंफ्यूज क्लास बता बता दूं फिर? चले, मैं दो तीन बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है? बाकी भी सारे हम क्लास में प्रोग्रेसिवली करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है जी, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट 9। 9 के साथ हम डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर जी 37 मल्टीप्लाइड बाई 9। एक सवाल है जी, 37 मल्टीप्लाइड बाई 9, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? जो भी डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपने उसे 9 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, इजी हो जाएगा। अच्छा, 37 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 370, यानी एक जीरो पुट अप कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब भी 37 या कोई भी नंबर 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले आपने उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने जो ओरिजिनल नंबर है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी देन सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 37 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमने 9 के साथ नहीं किया, हमने इसे 10 के साथ किया, तो हमारे पास आ गया 370। और इसमें से 37 को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 333। ये आप इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स। सर एक सवाल है एक। जी जी फरमाइए। सर सवाल ये है कि अभी तो हम दो डिजिट्स के साथ कर रहे हैं ना, तो अगर ये थ्री डिजिट्स होंगे या मोर देन थ्री डिजिट्स होंगे तो फिर कैसे करेंगे इसको? उसका उस टाइम पर ट्रिक अलग है, ठीक है? वो जब हम देखेंगे प्रोग्रेसिवली। अभी तो आपकी पहली क्लास है, अभी तो दो डिजिट्स में कंफ्यूजन हो रही है। क्या नाम है आपका जिसने ये सवाल किया है? लेट मी नो। आसिम सर। आसिम। जी सर। Pause it, wait a minute बेटा, लेकिन आई आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, बारी बारी में आप सबके क्वेश्चंस देता हूँ। आसिम साहब, अभी दो डिजिट्स में बहुत से बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूजन हो रही है। तो दो डिजिट्स में जब आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो इस सिनेरियो में अगर तीन डिजिट्स हो जाएंगे तो फिर चार डिजिट्स हो जाएंगे, बिल्कुल उसके लिए ट्रिक है। लेकिन वो ट्रिक जो है वो जब हम प्रोग्रेसिवली सवालों को करेंगे तो हम तब उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी अगर मैं बताता हूँ दो डिजिट्स में, ये भी बहुतों को मसला हो रहा है, तो तीन चार में तो बहुत ही बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? मुझे आपको 2 से 3 से बेसिकली 11 तक बताने थे रूल्स, लेकिन मैं अभी सिर्फ 9 तक बताऊंगा, दो बताऊंगा। बाकी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। यही ट्रिक्स हम आगे यानी यूज करेंगे, ताकि हमारी जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे जो सवाल हैं वो अच्छे हो सकें, ठीक है? आसिम, समझ आ गई ये बात की? तो बिल्कुल उसके भी ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी नहीं बताने वाले, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी फिर उस सिनेरियो में। ओके आसिम? यस सर ठीक है। हाँ जी, फौजिया, क्या सवाल है आपका बेटा? सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी फरमाइए, व्हाट इज योर सर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं ये कह रही थी अगर 37 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 343 आता है, 333 नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी, मैं भी आपके साथ आता हूँ जी। जी फरमाइए बेटा, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी आपने बताया, वो पहला जो था उसका मेथड और था, सेकंड का और था, ऐसे ही डिजिट्स के हिसाब से अलग अलग ट्रिक्स हैं, या हर एक जो नंबर है उसके लिए अलग अलग है? तो बेटा ये जो ट्रिक्स है ना, दरअसल ये मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो आप सबके मल्टीप्लिकेशन मैं इतनी मजबूत कर दूंगा बाय द एंड कि आपको मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स भी आ जाएंगे, और आपको ट्रेडिशनल लेवल से भी मल्टीप्लिकेशन आती होगी। अगर नहीं आती होगी तो मैं समझा दूंगा। अच्छा, हर डिजिट के, अनफॉर्चुनेटली मैथ का मसला ये है कि हर डिजिट के जो ट्रिक है वो फर्क है, ठीक है? अब इतने ट्रिक भी नहीं हमसे याद रखे जा सकते, राइट बेटा? क्या नाम है आपका जिसने ये सवाल किया, प्लीज बताइएगा। सोफिया सर। अच्छा सोफिया बेटा, देखिए अब हर नंबर के तो अब 3 का अलग है, 4 का अलग है, 5 का अलग है, 6 का अलग, 7। अब बंदा कहता है कि सर इतने ट्रिक याद रखने से अच्छा है कि क्यों ना मैं सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन ही कर लूँ। राइट सोफिया, मेरी बात समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे कि यस। नंबर के अलग ट्रिक हैं।
तो हम ये जैसे 11 हो गया, थोड़े डिफिकल्ट सम हो गए, बड़े डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, वो हम याद रख लेंगे, बाकी छोटों के हम एज इट इज ही लेकर चलेंगे। ठीक है सोफिया? ओके एवरीबडी, आप सबके लिए। गॉट इट। अच्छा, बेटा, क्या नाम है आपका? फौजिया बेटा, 37 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास 333 ही आता है। ठीक है, और 370 में से भी आप अगर 37 को सब्ट्रैक्ट करें तो 333 आता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आइए अब अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अब प्रॉपर एबिलिटी की जानिब हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जी एक फॉर्मूला BOD MAS। अच्छा स्टूडेंट्स, ये BOD MAS जो आपके पास होता है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, और इसमें बी से मुराद होता है जी ब्रैकेट, ये आपने पहले याद रखना है। अच्छा, ओ से मुराद होता है ऑर्डर, यानी ये स्क्वायर और क्यूब वगैरह। ठीक है, और डी से मुराद होता है जी डिवीजन, एम से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद होता है एडिशन, और एस से मुराद होता है जी सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास तनवीर साहब, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है, आप सबके पास जब भी कोई मैथ का सम आता है, कोई सवाल आता है, तो आपने इसी फॉर्मूला के मुताबिक सॉल्व करना होता है उस सवाल को। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? BOD MAS। ठीक है, यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर आप पावर्स को देखते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए एवरीबडी। ठीक है, सो जल्दी से ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर हम एक सवाल करते हैं। ऐसे सवाल आते होते हैं, पास पेपर्स में ये आए हुए हैं, तो ऐसे सवाल मुझे आप सबके साथ जरा डिस्कस करने हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सवाल आया एंड द क्वेश्चन इज 18। हमारे पास सवाल आया जी, जस्ट अ मिनट जी। 18 प्लस 18 प्लस ब्रैकेट 12 - 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 5। अच्छा, अब हमारे पास BOD MAS फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने यहां पर क्या करना है? बी से मुराद क्या होता है जी, मुझे जरा बताइएगा, कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? ब्रैकेट। ब्रैकेट्स। ब्रैकेट। ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा, ब्रैकेट में 12 - 4, तो 12 - 4 क्या होगा? सर जी ये तो बड़ा आसान है, 12 - 4 हमारे पास हो जाएगा जी 8। हो गया जी 8, बताइएगा। फिर है जी डिवीजन, 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 5, राइट। अच्छा, अब 8 आपके पास है जी स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद होता है कि स्क्वायर या क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। स्क्वायर को सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी से बता दें जरा मुझे। 64। 64। आ गया जी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, 8 × 3 - 5। अच्छा, अब ये भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास है जी डिवीजन। अच्छा, अब डिवीजन होगी, यहां पर अगर आप देखें तो ये डिवाइड हो रहे हैं, राइट। अच्छा, अब हमने अभी थोड़ा सा डिवीजन का रूल देखा। क्या है? 64 डिवाइडेड बाई ऑर्डर क्या है? DMAS आपके सामने। अंदर ऑर्डर क्या है जो आपने मतलब बहुत रूल बताया है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी, अनफॉर्चुनेटली हम क्लास में नहीं आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहां पर नेक्स्ट चीज क्या है? बी हो गया, ब्रैकेट हो गया, ऑर्डर हो गया। अब है जी डिवीजन। अच्छा, क्या 64 8 के साथ डिवाइड हो सकता है? इसे ऐसे लिखते हैं, 64 डिवाइडेड बाई 8। मुझे करके बताइए जी, 64 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा सर हमारे पास? 8 आएगा। अच्छा, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 18 + 64? क्या मैं ये लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई 8? लेट मी नो। मल्टीप्लाइड बाई 3 - 5। जी, क्या मैं ऐसे लिख दूंगा? जी सोफिया बेटा बताइएगा मुझे। मैं ऐसे नहीं बिल्कुल नूर, आपने सही फरमाया, क्योंकि डिवीजन हो चुकी है अभी। अभी मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं सिंपल इसे क्या करूंगा, क्योंकि हमने यहां पर इसे डिवाइड कर दिया है, तो मैं इसे यहां पर लिखूंगा +8 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 5। हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत सिंपल है यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्ली डिवीजन भी हो गई। डिवीजन के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर्मूला देखिए जी, BOD M क्या होता है? मल्टीपल। मल्टी। अब यहां पर देखिए 8 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई कीजिए जी। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द आंसर? 24। 24। -5। देन आपके पास है ए से मुराद होता है एडिशन। एडिशन हो रही है कहीं पे? बताइएगा जी। 18 + 24, सर ये तो एडिशन है। एडिशन यहां पर कीजिए जी।
एडिशन हो जाएगी, क्या आंसर आएगा हमारे पास? एडिशन कर दें 18 प्लस 24, व्हाट इज आंसर हेयर? ये आपके पास आ जाएगा 42, राइट? इसी तरीके से होगा। और देन जी माइनस, ये हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया तो हमारे पास 37 आंसर आ गया। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मेरी बात समझ आ रही है? यस यस सर। सर। बता दीजिए। आमना बेटा समझ आ रही है मेरी बात की? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, अक्सा, अरीफा, आप समझ आ रही है? सबाहत, जारा, उसामा, यस सुनैना, सर। इकरा, सबको समझ आ रही है? दानियाल क्लियर है? इकराम ओके, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, अब ये तो हो गया सवाल, ठीक है। अब सवाल एक पैदा होता है कि अक्सर देर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस, ये जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो मैं आपको दूंगा। अच्छा, अब ये देखिए, यहां पर आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपने अब इन तमाम सवालों में क्या करना है कि BODMAS वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। हो जाएगा? लेट मी नो, क्या हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक सवाल हम यहाँ पर प्रैक्टिस करें, एक दो सवाल क्लास में, अगर आप सब कहते हैं तो लेट मी नो। अभी तो एक सवाल प्रैक्टिस किया है ना, कैन यू प्रैक्टिस अदर सम्स एज वेल? आइए बढ़ते हैं जी आगे, सवाल पर करते हैं। सबसे पहले आप प्लीज आप ये जरा स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे ये सवाल जरा लिखवा दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्लीज मुझे आप क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई मुझे बता सकता है? पहला क्वेश्चन था जी हमारे पास 15, 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10, 15, कोई मुझे लिखवा सकता है जी आप में से? 15 प्लस ब्रैकेट 10 - 4। अच्छा, प्लस था, ओके। 15 प्लस ब्रैकेट 10 - 4, ओके। नेक्स्ट, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5, यही है। चलें जी, अब सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए एवरीबॉडी। ब्रैकेट को सॉल्व करके मुझे सबसे पहले तो बताइए कि क्या आंसर आता है। अभी आपने ऐसा 36। बिल्कुल जी, 6 आंसर आ गया। अच्छा, अब बी हो गया, फिर आपके पास है जी ऑर्डर, यानी आपने यहाँ पर स्क्वायर देखना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है मुझे बता दीजिए जल्दी। 36। 36 आ गया, 36 आ गया। अब आपके पास आ गया 15 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5, आधी क्लास में है। अच्छा, BO फिर है जी डिवीजन। अब डिवीजन कीजिए, डिवीजन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि डिवीजन हो रही है। 36 को 3 के साथ डिवाइड करें जरा, क्या आता है आपके पास आंसर? 12। तो 12 आंसर आ रहा है, देखिए 1 और 12 डायरेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास आ गया 15 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 -5। अच्छा, BODM, अब है जी मल्टीप्लीकेशन। कहीं पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, देखें जी, सर मुझे बताइए। 12 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 24 आ 24 आ गया, 15 प्लस 24 -5। अच्छा, देन BODMA, ए से है जी एडिशन, क्या कहीं पे एडिशन हो रही है? बताइएगा जी। आर वी एबल टू सी एडिशन एनीवेयर? लेट मी। सर 15 और सर 12 ओ की किसको कहते हैं? 9 आ जाएगी। क्या बेटा? सर ओ किसको कहते हैं? बेटा ऑर्डर होता है, ऑर्डर इसे कहा जाता है, यानी क्यूब को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो ये दूसरे नंबर पे हल होगा, ओके। अच्छा यस जी, सर। 15 और 24 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा? ये करीबन आएगा जी 39, राइट? जी -5, सर। 4 इज द आंसर, ठीक है। लास्ट, 34। ये तो ये आ गया। ऑलराइट, हो जाएगा ये सब। मुझे बताइएगा जी, लेट मी नो, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्लियर है? यस ठीक है। सर। सर ऑर्डर स्केप को कहते हैं, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ऑर्डर स्क्वायर को और स्क्वायर के साथ साथ क्यूब, दोनों में से किसी को भी आप कह रहे हैं, यानी ऑर्डर से मुराद है कि जो होगा आपने उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है सर। चले, मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 15 -2 प्लस 3 एंड देन आपके पास है जी मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पर अगर BODMAS को देखें तो क्या कहीं पे ब्रैकेट है आपके पास? बताइएगा जल्दी से जरा मुझे इस सामने। नहीं सर। ब्रैकेट है नहीं नहीं? सर। क्या आपके पास ऑर्डर, बस हो गया। जी मुझे बताइएगा, क्या कहीं पर ऑर्डर है, यानी क्या आपके नो पास सर। नो सर। अब नो आपने सर। यहाँ पर तो ये अपॉइंटमेंट होगा। अच्छा, अगर आपके पास बी नहीं है, ओ नहीं है, तो आपने आगे देख लेना है कि DMAS की क्या रूटीन है, क्या तरतीब है। अब यहाँ पर देखिए डिवीजन भी नहीं है, तो डिवीजन भी यहाँ पर नहीं होगी। हाँ, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लीकेशन देखा, मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास एडिशन देखा, ठीक है, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन देखा। तो अगर कहीं पर ये सारे नहीं, जरूरी नहीं कि हर सवाल में ये अप्लाई हो, ठीक है। अगर हर सवाल में ये नहीं अप्लाई हो रहे तो आपके पास आपने देखना है कि कौन सी तरतीब फॉलो हो रही है और उस तरतीब के मुताबिक आपने उस सवाल को हल कर देना है। क्लियर है एवरीबॉडी?
यहाँ तक कोई सवाल अगर आप सबका है तो जी आमना पुत्र फरमाइए। -2 कैसे आ गया जी? वेट अ मिनट, उस्मान विल गेट बैक टू यू जी। आमना क्या सवाल है आपका बेटा? सर मैंने यही पूछना था आपसे कि ना मैंने ये पढ़ा था कि अगर इस जैसे भी सिचुएशन बनी है इसमें कि 15 - 17 आता है हमारे पास आंसर ना, अगर हम इसको सॉल्व करें उसी इक्वेशन से ना, लाइक पहले हम मल्टीप्लिकेशन करें फिर एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें। तो सर मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई है और डिवीजन है तो आप उन दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाके ना। और सेम इसी तरह से माइनस एंड प्लस हो तो वो पहले बेशक का माइनस कर लें या प्लस कर लें। तो ये मैंने आपसे पूछना था कि इज इट राइट अप्रोच, जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं, पहले हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास -2 आंसर आता है। बट अगर हम पहले जो है ना माइनस कर दें और फिर प्लस करें तो फिर हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा देखिए, अब इस सिनेरियो में ना मैथ का आप सब समझिएगा, मैथ और फिजिक्स का एक इशू है। अच्छा इशू है ये, खैर बड़ा। मैथ और फिजिक्स में हर वो स्टेप अलाउ है जिसका उल्टा करें तो वापस वही आ जाए। ठीक है लाइक, ठीक है मैथ में अगर आप यहां पर आपके पास है जी, ठीक है 2 + 2 आपके पास 2 है, तो अगर हम इसे प्लस करेंगे 2 तो हम माइनस भी कर सकते हैं इसे। यानी हमारे पास हर वो स्टेप अलाउ है आमना बेटा जिसका उल्टा करेंगे तो पहला वाला ही आ जाएगा सवाल। ठीक है, अब बेटा यहां पर ये सिचुएशन बहुत सी जगह पर अप्लाई हो सकती है, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जब आपके पास दो अलग अलग सिनेरियोज आ जाते हैं तो बेटा आपने क्या करना है कि इसी तरतीब को फॉलो करें तो आपके पास ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आंसर आपके पास उस तरीके से करेक्ट आता है। ठीक है आमना? ओके बेटा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? बताइएगा। तो आमना और एवरीबडी, आपके लिए बेहतर और हम सबके लिए बेहतर ये है कि हम इस एस्टैब्लिश्ड डिवीजन और फॉर्मूला को फॉलो करें ताकि हमारे पास आंसर की जो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए ऐसे सिनेरियोस में। ठीक है? ओके आमना, क्लियर है बेटा? मुझे बताइएगा। लेकिन सर अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसी तरह से फॉलो करेंगे तो फिर तो इसका आंसर -2 आता है। इसका नहीं है, -2 आंसर नहीं आ सकता किसी चीज का। बताइए। सर तो वो करेक्ट होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज में ऐसे देखा है कि अगर आपका माइनस में आंसर निकल रहा होता है तो वो जो ऑप्शन में ना वो माइनस का ऑप्शन ही नहीं होता। अब इस सिनेरियो में बेटा अगर आपके पास माइनस, फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एन एमसीक्यू, और अगर एमसीक्यू में माइनस का आंसर नहीं है ना तो फिर आप प्लस के साथ जा सकते हैं, फिर आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तो एक सर्टेन क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एज है, तो एज तो -2 में नहीं ना हो सकती। ठीक है, जी। इन क्वांटिटीज का आपके पास वो क्वांटिटीज जैसे एज हो गया, परसेंटेज हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर इनका माइनस में आंसर आ रहा है तो फिर यू हैव टू चेंज द फॉर्मूला, लेकिन अगर इनका माइनस में नहीं आ रहा तो फिर ये करेक्ट होगा। -2 आ सकता है जी आंसर किसी चीज का, लेकिन एज का और कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनका माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप इस तरतीब के मुताबिक एक चलेंगे तो वो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मैं जी एक एज का सवाल कर रहा हूँ, मेरे पास आया जी बाप की एज आ गई जी फॉर एग्जाम्पल 40, और बेटे की एज आ गई जी -3। तो फिर क्या है, फिर मुझे प्रॉपर ऑप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग्स लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है बेटा? ऑलराइट जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आज का आखिरी टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है, वो है जी एलसीएम। ठीक है, थक तो नहीं गए सब? मुझे बताइएगा, लेट मी नो, थक गए हैं? थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दें, उसका आंसर नहीं आ रहा। सर अभी तक तो इजी है, समझ आ रहा है बेटा, आगे भी इजी है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट आपके पास होता है जी एलसीएम। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारे पास सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं या सर्टेन डिजिट्स होते हैं, हमने ना वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल में देखना होता है कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें इनका सबसे कम आंसर आता है। एग्जाम्पल जी हमारे पास है 36, और कहा गया कि 36 का जी आपने एलसीएम लेना है, तो आपने यहां पर क्या करना है, एलसीएम से मुराद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप यहां पर देखेंगे आपने इस तरीके का एक फिगर बनाना है, और आपने देखना है कि 36 कौन से टेबल में जा सकता है स्टूडेंट्स, सबसे छोटा, क्योंकि ये लीस्ट है। यहां पर आप देखिए, तो कौन सा ऐसा सबसे छोटा टेबल है जिसमें 36 आता है? तो मुझे बता टू। सकता है? 2, वेरी गुड। अच्छा सर 2 टू। बिल्कुल, 280। 36 आता है 18 टाइम्स, राइट? तो आप 18 यहां पर नीचे लिख देंगे। अच्छा अब अच्छा, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसमें 18 आता है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? टू सर। सर 9 अब में, वही 3 में है। 2 9। 9 सर। 2 में नहीं आता, 2 में भी आता है, 2 9 18, राइट? 2 9। अब नंबर आ गया 9। अब वरदा आपने मुझे बताया बेटा 9
कौन सा सबसे छोटा टेबल है जिसमें 9 आता है? जी अक्सा। सर 3 में। 3 में। हाँ, 3 3 आर 9, राइट। अब आपने क्या किया कि अब 3, ठीक है, 3 1 आर 3। अब आपने यहाँ पर 1 लेकर आना है। अब जब आपके पास ये 1 आ गया तो स्टूडेंट्स आपने ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक आपके पास यहाँ पर कितना आया जी? 2 आया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 आया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 आया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 आया। क्या इसका आंसर होगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 एंड 12 3 जार, ठीक है। ये आपके पास सारा का सारा दिस इज एलसीएम, यानी ये आपके पास आ गया 36 वापस। यानी इसका मतलब है कि हमने ये दुरुस्त किया। अब इस चीज को जरा आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि स्टूडेंट्स आपके पास 36 में हमने बात किया कौन सा ऐसा फैक्टर या कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो इनमें से सबसे छोटा है। क्या वो 2 है? 2 ही तो हमारे पास मल्टीपल आ रहे हैं, 2 या 3। तो इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? एनीवन कोई मुझे बता सकता है? सर 2 2। 2 आपके पास एलसीएम आ, ठीक है, ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने सर एक इट्स कॉल्ड LCM, least common, and what is the M? कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, Okay sir. लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलराइट एवरीबॉडी, आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? मुझे बता दें जी, जल्दी से लेट मी नो, मुझे बताइएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, एक छोटा सा सवाल प्रैक्टिस करें। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन आइए, ठीक है, एक छोटा सा सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद, और ये पास पेपर का सवाल है जी, ठीक है। सो एक छोटा सा सवाल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑलराइट जी, आज का जो हमारा लास्ट सम है दैट इज कि हमने एलसीएम फाइंड करना है 36 का और 48 का। दो नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 36 और 48 का एलसीएम जब हमने फाइंड करना है तो सिंपल है जी, हम इसी तरीके से ये बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि 36 भी लिख देंगे, 48 भी लिख देंगे। अच्छा मुझे बताइए 36 और 48 कौन सा ऐसा सबसे छोटा टेबल है जिसमें 36 और 48 आता है? एवरीबॉडी, एनीवन कोई बता सकते हैं? 2 के टेबल में 2 18s आर 36 एंड 24 का 2 24s आर 48, राइट। अब 18 और 24 ये कौन से टेबल में आते हैं जी? सबसे छोटा ऐसा कौन सा टेबल है बताइएगा? 2। दिखाना है। 2s आर 2 9s आर 2 8s आर 24, 2 12s आर 24। 12। अच्छा अब यहां पर हमारे पास ये नंबर्स ना फर्क हो गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि 2 चल रहा है तो चलें, 2 को एक हम अभी लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 है तो 9 एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में तो 9 नहीं ना आता, लेकिन 12 आता है तो 6 आर, ठीक है। अब 9 और 6 क्या ये एक ही टेबल में आते हैं? कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीवन? ये सर सर आ रहे एक ही हैं। टेबल सर में। 3 में आ रहे हैं। वेरी गुड। और ये 3 3s आर 9, 3 2s आर 6, बिल्कुल सही आपने फर्क। अच्छा अब हमारे पास ही कुछ इस तरीके से आ गया, एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है। अच्छा मैं सिंपल कर सकता हूँ, 3 1s आर 3, 2 ऐसे आ गया, और 2 1s आर 2, ये ऐसे आ गया, हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। करें सर आप। यहाँ पर हमारे पास है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या आंसर इसका आ रहा है? जरा इसे मल्टीप्लाई करें। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है, 8 3 जार 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। जल्दी जल्दी जरा कैलकुलेटर्स आप सब यूज तो नहीं कर रहे? लेट मी नो। ये आपके पास आ जाएगा 23 को 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज आंसर? 72, राइट। और 72 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 144, तो 144 इज द आंसर। एलसीएम आपके पास है जी 144। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई? इजी लग रहा है अभी तक? लेट मी नो, मुझे बताइएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। जल्दी से जरा बता दे। वेरी गुड आमना। अदनान आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा अदनान, पॉइंट पता है क्या है कि 3 और 2 आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन जब एबिलिटी पे हम स्पेशली वन पेपर और ये सारी चीजें देखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई तक रहना है। क्यों रहना है वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। सो इसी तरीके से जी आपके पास सम्स आपको दिए जाएंगे और अभी आपके प्रैक्टिस के कुछ सवाल हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो आपने करने हैं। प्लस आपके साथ क्वेश्चन आंसर जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर कुछ किए जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए। डेली कंसेप्ट्स आपके होंगे, थर्सडे के थर्सडे मॉक हुआ करेगा, और ये तमाम चीजें और एग्जाम्स तक आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी एबिलिटी की, ताकि हम वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी की अपनी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सो दैट इज ऑल। डेली 9 बजे क्लास हुआ करेगी, आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड इसमें कर दी जाएंगी। आप में से जो कोई भी इसमें एनरोल होना चाहता है आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन जस्ट गिव मी अ मैसेज। और दैट्स ऑल जी। कोई अगर आपके अब सवाल हैं तो आई विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ।
अगर आप सबको समझ आ गया तो आप मुझे एक दफा यस सर लिख सकते हैं, ताकि मैं सर 144 इसका आंसर है। 44 आंसर है। सर हमने जब सेपरेटली किया था तो फिर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर में हमने मतलब 2 आपने कहा था। 36 का हमने जब निकाला था लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो उसमें तो लोएस्ट जो इसका डिजिट था वो 2 था। ठीक है। अच्छा बेटा, बात क्या है कि हमारे पास जब एक सिंगल फैक्टर का हम निकालते हैं ना, एक सिंगल नंबर का निकालते हैं एलसीएम, जी तो सर। बिल्कुल इसी तरीके से ही आता है। जैसे 48 का भी बिल्कुल इसी तरीके से 2 ही आएगा। लेकिन बेटा द पॉइंट इज दिस कि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 डिजिट्स हैं, और उन 2 डिजिट्स के हमें जब आंसर्स निकालने पड़ते हैं तो दैट इज अ टोटल सेपरेट थिंग। एबिलिटी में ना आपके पास थोड़ा सा इस तरीके से टेक्निकल सवाल आते हैं, ठीक है। तो वो जब आप अब नेक्स्ट मेरे साथ जब कल क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पर कैसे अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, एक फैक्टर कैसे लेना है, 2 फैक्टर कैसे लेने हैं, और पास पेपर्स की प्रैक्टिस वगैरह हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सो जी दैट सर ठीक है। अगर आप सबको समझ आ गया तो प्लीज गिव मी यस सर, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आज आप सबको समझ आ गया। नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर आज का आपके साथ ओरिएंटेशन जो है वो शेयर हो जाएगी, बिल्कुल। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप है ऑलराइट जी। विद दैट बीइंग सेड आई एम एंडिंग द क्लास। कल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सो आई विल सी यू एट 9 PM। अल्लाह हाफिज। और ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शॉर्टली शेयर हो जाएगी। बिल्कुल नूर, वो मैं काम शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक आपके ग्रुप में। अल्लाह हाफिज जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज।